तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इस बवंडर से हम कैसे निकलेंगे बाहर। तो इस बवंडर से निकलने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पहले खेती कैसे होती थी। हमारे पिताजी या दादाजी या उनके पिताजी के ज़माने में खेती कैसे होती थी, कैसे, क्या कारण था कि वो केवल बीज जाकर के बोते थे और फसल पक जाती थी। और आज क्या कारण है कि हम बीज जाके बोते हैं तो कई बार तो बीज ही नहीं उगता है, और उग जाता है तो फिर वो बढ़ता नहीं है। बिना यूरिया के बढ़ता है क्या, है ना, यूरिया देना पड़ता है, डीएपी देना पड़ता है, तब जाकर के वो पौधा बड़ा होता है। और उसके बाद फिर उसको पकाने के लिए फिर और नए तरह के खाद दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट दो, तो कैल्शियम दो, तो बोरान दो, तो ये दो, तो वो दो, तो पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है ना। तो क्या कारण रहा कि पहले ऐसी खेती हो जाती थी और आज नहीं होती है। तो उसके पीछे ये कारण है भाई कि जो हमको इस खुली आंखों से दिख रहा है ना, जितना भी सब कुछ दिख रहा, जो भी दिख रहा, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, तितली है, भौरा है ना, पर्वत है, सूरज है, चंद्रमा है, ये अपने पेड़ पौधे, घर है, रोड है, मकान है, सब जो भी दिख रहा हमको, गाड़ी घोड़े सब जो दिख रहा, ये सब कितना है पता है आपको? ये केवल 4% है। जितना भी हमको खुली आंखों से दिख रहा है ये सब मात्र 4% है। और 96% ऐसी दुनिया है जो हमको खुली आंखों से दिखती ही नहीं है। केवल 4% है जो दिख रहा है, जिसमें हम सब भी आ गए। लेकिन 96% ऐसी दुनिया है जो सूक्ष्म जगत जिसको कहा जाता है, जो दिखता ही नहीं हमको खुली आंखों से। उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाकर के दिखेगा। आपके और मेरे बीच में ही करोड़ों अरबों माइक्रोब्स से, करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है, जिनको अब हम जब बिल्लोरी कांच से देखेंगे ना, तब जाकर के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो यहां पर तैरते हुए नजर आएंगे। तो 96% तो वो दुनिया है जो हमको दिखती ही नहीं। और वो 96% दुनिया हमारे खेतों में भी होती है। जो हमारी 1 ग्राम मिट्टी होती है ना, आप उसको उठाओ और 1 ग्राम मिट्टी को ऐसे हाथ से डल्ली लोगे ना, कितना होगा 1 ग्राम, मतलब इतना, है ना। इस 1 ग्राम मिट्टी के अंदर अगर ये उपजाऊ मिट्टी है तो इसमें 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। कितने? 300 करोड़ जीवाणु, अगर ये उपजाऊ है तो 1 ग्राम मिट्टी में अगर 300 करोड़ हो सकते हैं तो पूरी पृथ्वी पे पता है आपको कि इंसान कितने हैं? 700, 750 करोड़ पूरी पृथ्वी पे। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, सब पूरी दुनिया को देख लो, पूरी दुनिया में 700-750 करोड़ लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान में 130 या 140 करोड़ है ना। ऐसे पूरी पृथ्वी पे 700 करोड़ लोग हैं। मतलब जितने 3 ग्राम मिट्टी में अगर 300 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 900 करोड़ हो जाएंगे। तो जितने 3 ग्राम मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु हैं उससे कम पूरी दुनिया में इंसान है। तो ये भगवान की माया है। ये 300 करोड़ जीवाणु जो है ना 1 ग्राम मिट्टी के अंदर, ये पहले की मिट्टी में हुआ करते थे और आज भी है। जब हम जंगल में जाकर के देखेंगे ना वहां की मिट्टी की, तो वहां की मिट्टी में वो सारे सूक्ष्म जीवाणु आज भी मौजूद है। आप सोचो जरा सा कि हम अपने खेत में इतना सब मेहनत करते हैं, खाद देते, दवाई देते हैं, सब देते हैं, तब जाकर के पौधा बढ़ता है और फलता फूलता है। जंगल में जो पेड़ उगता है उसको कौन खाद देने जाता है? उसमें किसी को आपने भगवान को स्प्रे करते देखा क्या दवाई का? उसमें ना कोई खाद दे रहा, ना कोई दवाई दे रहा, फिर भी वो पेड़ बढ़ रहा है, फिर भी उसमें फल आ रहे हैं, उसमें फूल आ रहे हैं। और हमारे पेड़ों में इतनी हम खाद दवाई सब डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे। अब बांझपन की समस्या आने लग गई। बहुत सारी सोयाबीन बांझ रह जाती, बहुत सारे कपास के पौधे बांझ रह जाते हैं। हो रही है समस्या है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, हमने दवाई और खाद डाल डाल करके अपनी जमीन के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन जीवाणुओं को तहस नहस करना चालू कर दिया। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 1 साल में भी नहीं हुआ, ये पिछले 70-80 सालों के इतिहास में हुआ। हमने दवाइयां डाल के, खाद डाल डाल के और वो पराली जला जला करके, और हमने अपने खेतों के सूक्ष्म जीवाणुओं को मार दिया। जब हम गीली मिट्टी के अंदर ट्रैक्टर चलाते ना, पता हमारे ट्रैक्टर के अंदर कितना वजन होता है? 2-2.5 टन का करीब वजन होता है एक ट्रैक्टर के अंदर, बड़े वाले ट्रैक्टर में, है ना। और जब उसके अंदर कोई पीछे इक्विपमेंट लगाते हैं, रोटावेटर लगाते हैं, और जब उसको दबाते हैं तो उसका ट्रैक्टर का जो पावर है ना वो लगभग 4 टन के आसपास चले जाती है। तो 4 टन का ट्रैक्टर जब किसी के घर के ऊपर से गुजरेगा तो क्या उसका घर बचेगा? हमारे घर के ऊपर से अगर बुलडोजर गुजरने लग जाए तो क्या हमारे घर बचेंगे? और अगर हमारे घर नहीं बचेंगे तो हम रहेंगे कहां? नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने अपने खेतों में ट्रैक्टर चला के क्या करा?
हमारी जो सूक्ष्म जंतु है उनके घरों को तोड़ दिया, उस मिट्टी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया। मिट्टी को जब कॉम्पैक्ट करा तो उसके अंदर की हवा भी निकल गई, तो उन सूक्ष्म जीवाणुओं को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, वो हवा भी चली गई, उनका घर भी तोड़ दिया, तो सूक्ष्म जीवाणु रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर हम तर्क देंगे कि हम तो मिट्टी जोतते तो है, वापस से नरम करते तो है उसको। अरे आप अपन जो नरम कर रहे हैं ना, वो कितनी नरम हो रही है? 6 इंची, 8 इंची, 9 इंची, या हद से हद 1 फीट, 1.5 फीट। पलव जो करते हैं कितना 1.5 फीट का होता होगा? राम सिंह कितने फीट का होता है ना? 1-1.5 फीट का होता है। तो 1-1.5 फीट तक की मिट्टी को हमने नरम कर लिया, लेकिन जो हमारे ट्रैक्टर से वो 1-1.5 फीट के नीचे भी तो उसका प्रेशर लग रहा ना, पलव का या कल्टीवेटर का प्रेशर अंदर तो जा ही रहा है ना। तो उसके अंदर जो एक कॉम्पैक्ट लेयर बन चुकी है 1.5 फीट के नीचे, जो कॉम्पैक्ट लेयर बन चुकी है, जो कठोर लेयर बन चुकी है ना, क्या हमारा ट्रैक्टर उसको तोड़ पा रहा है क्या? नहीं तोड़ पा रहा। और यही कारण है कि जो ऊपर ऊपर की मिट्टी को तो हमने भुरभुरा कर लिया, लेकिन नीचे की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, और वो जो जड़ें हैं हमारे फसलों की, वो जड़ें नीचे तक जा ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गई, लेयर कॉम्पैक्ट हो गई। और जो ऊपर की मिट्टी को जो हमने भुरभुरा करा है, उस मिट्टी के अंदर भी जैसे ही पानी गिरता है कि वो वापस से कॉम्पैक्ट हो जाती है। यही हो रहा। पहले 1-2 जोड़ी के बैल से हल चल जाते थे काका, है ना। आज बैल हल चला पा रही है कहीं जमीन के अंदर? जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसमें भी नहीं हल चल पा रही है, क्योंकि वो इतनी कड़क हो चुकी है, उसकी एयर पूरी तरह से निकल चुकी है। तो ना सूक्ष्म जीवाणु बचे, ना उनका घर बचा, और ना उसके अंदर हवा बची। तो कैसे उसकी अपनी फसलों की जड़ें फैल पाएगी? फिर क्या हो रहा, वो जड़ें जितनी जगह में है उतनी जड़ें में ही खाद पटक दो, वो जड़ें वहीं का वहीं वो खाद ले लेती है, और उसी से ऊपर बढ़ जाती है पौधा। और उसी से जब बढ़ जाता है, फिर तेज आंधी आती है, माउंठो गिरे और फसल आड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें फैल ही नहीं पा रही। अरे कपास को 4 फीट पे लगाने का मतलब समझते हो? 5 फीट पे, 4 फीट पे जब हम कपास लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कपास की जड़ें इधर से बढ़ती बढ़ती आएगी 2-2.5 फीट तक, और इधर से भी 2-2.5 फीट तक आएगी, और पूरी जमीन के अंदर जड़ फैल जाएगी। और 2-2.5 फीट उसको नीचे भी जाना है, नीचे से पोषक तत्व उठाने के लिए। तब जाके कपास का पौधा मजबूत होगा हमारा, जब उसकी जड़ें इतनी फैलेगी। लेकिन वो जड़ें कैसे फैलेगी? हमने तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। अब वो कपास की जड़ें कितनी जगह में रह रही है? वो बस इतनी सी जगह के अंदर, क्योंकि इधर से भी हमने कोल्पा चला दिया, इधर से भी कोल्पा चला दिया, इधर से भी कोल्पा चला दिया, कि चारों एक नहीं दिखना चाहिए। यही हमारी सोच होती, क्योंकि हमको पढ़ाया ही गया बाजार के अंदर कि भैया एक भी चारा मत होने देना, वरना तुम्हारा जो खाद है वो चारा खा जाएगा और फसल नहीं खा पाएगी। तो हम चारा एक भी नहीं होने देना, भले ही फसल की जड़ कटे तो कटे, ठीक है। अब बची जड़ें कम उसके अंदर, जहां उनको 2-2, 2.5 फीट की जड़ें होना चाहिए थी, वहां पर बची 2-2, 2.5 इंची की, 3-3 इंची की जड़ें। अब वहां पर हम जाकर के डीएपी पोटास पटक देते हैं, वो पौधा वही डीएपी पोटास ले लेता है और उससे बस बढ़ जाता है। तो कहां से 10 कुंटल ने 12 कुंटल कपास निकलेगा? समझ में आ रहा साइंस? तो ये हमको समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब बीज डालते थे ना, तो पौधा अपनी मर्जी से जितनी जड़ें फैला सकता था उतनी जड़ें फैलाता था, क्योंकि जमीन पूरी पोरस पड़ी हुई थी। तो पहले की जमीन हमारी पूरी पोरस हुआ करती थी। पोरस मतलब भूरी, उसके अंदर हवा हुआ करती थी, जड़ें चलने की जगह होती थी। तो हमें अगर वापस से वही दुनिया चाहिए, वापस से वही पैदावार चाहिए, और बिना लागत के चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमको हमारी जमीन को वापस से वैसी बनाना पड़ेगी, जैसी थी वैसी बनाना पड़ेगी। ऑटोमेटिक वापस से वही आने लग जाएगी पैदावार। फिर से हम बीज बोएंगे और जाकर के काटना रहेगा, केवल उसकी थोड़ी बहुत रक्षा करना पड़ेगी और जाके काटना रहेगा। मित्रों, आपको बता दूं एक आश्चर्य की बात, कि हमने 2017 के अंदर नींबू का बगीचा लगाया था। काका लगाया तो अपन ने 2017 में, क्यों राजाराम काका? 2017 में लगाया तो, है ना। आज तक हम उस नींबू के बगीचे से लाख रुपए से ज्यादा की पैदावार किसी साल में नहीं ले पाए। पिछले साल लाख रुपए का नींबू बेचे आपने, है ना, जबकि 8-10 लाख रुपए का उसमें खाद डाल दिया। उसमें जो लागत लगाई 8-10 लाख रुपए की लगा दी, है ना, और लाख रुपए का नींबू बेचा। और अभी इस साल हमने लाख रुपए का उसमें कल्चर और ये सब डाला होगा, जो मेहनत करी होगी, बस मुश्किल से लाख रुपए, इससे ज्यादा करा काका? खरीदते ही नहीं। अब हम बाजार से कुछ नहीं खरीदते, केवल गुड़ खरीदते हैं और कुछ भी नहीं खरीदते। और लाख रुपए के आसपास का हमने उसमें खर्चा करा होगा।
अभी हमारा उस नींबू के बगीचे के अंदर अदरक भी जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, जाकर के देख लो। और नींबू के अंदर उस पेड़ों के अंदर इतना नींबू लगा है, इतना नींबू लगा है कि हमने पुराने हमारे 8 साल के इतिहास में इतना नींबू नहीं देखा। हाँ? गर्मी में नींबू ही नहीं रहते थे, आते भी थे तो बरसात में आते थे, है ना। राम सिंह तो सबसे ज्यादा ये हंसता था हमारे ऊपर कि सर तो मेरे को है ना गड्डी के गड्डी देते रहते ट्रैक्टर चलाने के और ले जाते कुछ भी नहीं हो रहा था भाई ये। इस साल आप जाकर के देखना, आपको जब भी समय मिले तो वो काका वहीं पे मिलते हैं, है ना। आप नींबू का बगीचा देखना, कितने फल लग रहे हैं हमारे। और ये केवल उस प्राकृतिक खेती की वजह से हुआ है। ये जो हम इतने सालों से शोध कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। जो हमारे कृषि गुरुओं ने जो हमको मार्गदर्शन दिया, श्री सुभाष पालेकर जी ने, श्री ताराचंद बेलजी सर ने, श्री वीके सचान जी ने, श्री डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने, इन लोगों ने जो हमको सिखाया वो हमने कर करके देखा और उसकी वजह से आज हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। उनकी वजह से हमारी जो सोयाबीन है, जो सोयाबीन 1135, इस साल 1135 सोयाबीन हमने भी बोई थी। 1135 सोयाबीन मालवा में पूछोगे, हरदा तरफ पूछोगे तो फेल हो गई। तो 1135 करके सोयाबीन थी। मेरे साले साहब के यहाँ से लेकर के आया था मैं बीज, मैंने बाजार से ही नहीं लाया, उनसे ले आया था। मैंने कहा मेरे को ट्रायल के लिए थोड़ा बीज चाहिए, तो उनने भिजवा दिया था। तो साले साहब के यहाँ पे हुई 2 कुंटल 2.5 कुंटल, और हमारे यहाँ पे हुई 1 एकड़ के अंदर 9.5 कुंटल। 1 एकड़ में 9.5 कुंटल सोयाबीन हुई, और कोई खाद का एक दाना नहीं डाला, कोई दवाई का स्प्रे नहीं करा। 11 किलो लगाई थी मात्र। 11 किलो से 9.5 कुंटल, मतलब 1 एकड़ से कम था तो उसमें 6.5 कुंटल निकली। अगर उसको 1 एकड़ पे कन्वर्ट करके देखो तो 1 एकड़ में वो 9.5 कुंटल निकली। 1 एकड़ में बीज भी थोड़ा बढ़ जाता, शायद 15 किलो 17 किलो लग जाता है। तो 15-17 किलो सोयाबीन से 9.5 कुंटल सोयाबीन निकाली हमने। ये केवल प्राकृतिक खेती का कमाल है। कुछ नहीं छीटा, इवन वो चारा मार दवाई भी नहीं छीटी। ये पहली बार हमारे यहां पर हुआ ऐसा। अरहर बोई तो हाथ से बोई थी, हाथ से चुपाई थी, बेड बना करके हाथ से उससे चुपवा दी थी। ठीक है, हमने अरहर बोई, राम सिंह के यहां से बीज लाए थे हम, मुट्ठी भर के। तुम्हारे यहां से लाए थे ना, किसके यहां से लाए? आमीन भाई के यहाँ से, जो हमारे गौ रक्षक है उनके यहाँ से हम बीज लेकर के आए थे, और 1 मुट्ठी बीज लाए थे, और उसको हमने थोड़ा सा ट्रायल के लिए बो दिया था। इतना फल आया उसके अंदर, इतना फल आया। मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देखना, उसके अंदर पूरे फलों से लदालद हो गया था सारे पेड़ पौधे। एक आदमी सीधा खड़ा नहीं हुआ हमारा पौधा, इतना फल आया। मतलब हमने 3x3 पे बोया तो ऐसा लगा कि यार बहुत नजदीक बो दी। इस साल हम बोएंगे 7 फीट पे तुअर। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, आमीन भाई ने बोई तो उनके यहाँ नहीं लगी। ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। अब हम इस साल बोल रहे हैं हम 7x5 पे तुअर, मतलब लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे 7 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 5 फीट। इस ग्राफ पे बोएंगे। अभी सब लोग हंसोगे हमारे ऊपर जब हमारी खेती देखोगे, अरे बोले तो पगला गया है। क्यों? क्योंकि हमने वो देख लिया कि 3x3 पे बोया ना जब, तो पौधे इतने घने हो गए कि उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिली, हवा नहीं मिली, तो जो नीचे के पत्ते हैं वो तो सब झड़ना चालू हो गए। तो उनने ना तो फल बने, उनकी डालियों में भी फल नहीं बने, केवल ऊपर ऊपर की फलियों पे ही, मतलब डालियों पे ही फल लगा। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इस बार हम उसका ग्राफ चेंज कर देंगे, और इस बार हम देखना 7x5 पे बोएंगे, और लाल तोर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देंगे। और साथ में उस लाल तोर के बीच में बेड बना करके बीच में हल्दी भी लगाएंगे। मतलब इस बेड के ऊपर हल्दी भी लगा दी, और उसी के ऊपर लाल तोर भी लगा दी, और 2 लाल तोर के बीच में ज्वार भी लगाएंगे। ज्वार मेरे को मिल गई वो देसी वाली, जिसका भुट्टा नीचे की तरफ आता है ना। एक वो शंकर ज्वार होती है जिसका भुट्टा खड़ा आता है, तो खड़े वाले भुट्टे पे क्या होता है, पक्षी बैठता है और सारी खा जाता है ना। ऐसा मेरे को मेरे पिताजी ने बताया। बोले वो नीचे वाला भुट्टा की बोझ तो उसमें पक्षी नहीं बैठेगा। ये तो अब वो मिल गई मेरे को। अभी एक किसान सम्मेलन में गया था तो वहाँ मिल गई वो देसी ज्वार, तो मैं उसको भी लगा करके देखूंगा। और फिर भी पक्षी खाए तो ठीक है, उनका पेट भरेगा, है ना। पक्षी आके कम से कम बैठेगा तो अपने तुअर के ऊपर की इल्ली को तो खाएगा, उसके लिए तो गुलाब जामुन है, तो वो इल्ली को चुगेगा और अपना पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो हम उसी एक खेत में लाल तुअर बोने वाले हैं, उसी एक खेत के अंदर हल्दी बोने वाले हैं, और उसी खेत के अंदर ज्वार बोने वाले हैं। ये आप देखना हमारा मॉडल।
और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेंगे। और उसी तुअर से हमारा टारगेट है कि 5 साल तक उसी बीज को चलाने वाले हैं, मतलब उसी पौधे को, उस पौधे को निकालेंगे भी नहीं, 5 साल तक वो खेत में रहेगा। हर साल उसी पौधे से उत्पादन लेना हमको, क्योंकि जो तुअर बोली जाती है वो पेरिनियल क्रॉप बोली जाती है। पेरिनियल क्रॉप मतलब कि जिससे आप सालों साल उत्पादन ले सकते हो। तो उसी पौधे से बीज हम केवल 1 साल लगाएंगे, अभी इस साल 2025 के अंदर, और 2030 तक उससे उत्पादन लेंगे हम, और बिना खाद और बिना दवाई के। ये अभी होगा आप लोगों की निगाह के सामने। आप लोग करो या मत करो, लेकिन आकर के देखते जरूर रहना कि जो बड़ी बड़ी बातें इस आदमी ने यहां आकर के करी है, इसमें कितनी सच्चाई है। ये होगा। तो ये प्राकृतिक खेती से ही संभव है। प्राकृतिक खेती में क्या होगा कि हमको वापस से हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की दुनिया को बनाना पड़ेगा, और सूक्ष्म जीवाणुओं की दुनिया को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक खेती क्या होती है? प्राकृतिक खेती कुछ भी नहीं होती, जो हमारे बाप दादा की जमीन थी ऐसी की ऐसी जमीन को वापस से बनाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब उस जमीन को बनाना कैसे है वो हम आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। आपकी पूरी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि जो क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि खेती के अंदर 3 चीजें काम करती है। जैसा कि हमको हमारे गुरुजी ने बताया, श्री ताराचंद बेल जी सर ने, कि 3 चीजें खेती के अंदर काम करती है। एक, पहली चीज ऊर्जा। जो ऊर्जा आपको, हमको, जीव को, जंतु को, सबको, सृष्टि को चलाती ना, वही ऊर्जा हमारी खेती को भी चलाती है। तो एक ऊर्जा का पॉजिटिव होना जरूरी है। हमारे खेतों में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो क्या होगा? हम डल हो जाएंगे, न चल पाएंगे, न बोल पाएंगे, न देख पाएंगे। तो ऊर्जा से हमारा शरीर चल रहा है। ऐसा ही ऊर्जा से खेती चलती है, ऊर्जा से खेती भी होती है। ठीक है, तो हमको हमारे खेत में भी ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगी। और ऊर्जा को पॉजिटिव करने के कुछ तरीके हमारे गुरुजी ने बताए हमको, जो पहले जाने अनजाने में सब करते थे। पहले खेतों की पूजा होती थी काका, पूजा पाठ सब, दान दक्षिणा सब होता था। उससे क्या होता था? ऊर्जा पॉजिटिव होती थी। अभी क्या हो गया? ऊर्जा जो है ना हमारे खेतों की, वो नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नकारात्मक चीजें खेतों में डाली, जैसे जहर डाला। अगर हमने हमारे खेतों में जहर डाल डाल के हत्याएं करी, जीवों को मारा, मतलब क्या करा? हत्याएं करी। तो शमशान घाट की ऊर्जा पॉजिटिव होती कि नेगेटिव होती? नेगेटिव होती। क्यों? क्योंकि वहां पे लाशें जलाई जाती, तो वहां की ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। तो हमने अपने खेतों के अंदर इतने जीवों को मारा है, असंख्य जीवों को जहर डाल डाल के, तो वहां की ऊर्जा नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हमको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए हमारे गुरुजी ने हमको बताया अग्निहोत्र हवन। छोटा सा काम है जो हमारे हर खेत पे होता है, हर खेत पे, हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त के टाइम पे होता है। पूरे जीवन करना नहीं करना वो तो बात की कहानी है। अच्छा लगे तो करना है, नहीं अच्छा लगे तो बाद में छोड़ देना। लेकिन अभी तो हमको अपने खेत की ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जो हम नेगेटिव कर चुके हैं उसको वापस से पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे जब हो जाए, जरूरी नहीं कि रोज नियम से करना ही, नहीं तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। जब हो जाए तब कर दो। ठीक है, जिस दिन आप घर पे हो, घर पे कर दो। घर पे बैठ 10 मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, है ना। जलाने करने में इनमें तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट पहले कंडे जमा के उनको जलाना करना, लेकिन आहुति डालने में मुश्किल से आधा मिनट 1 मिनट का समय लगता है। बस उस आधे 1 मिनट के अंदर 2 आहुति डालना है और उसके सामने बैठ करके भगवान से प्रार्थना करना है। और वाकई में चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम आते हैं। हम यहाँ पर रोज करते हैं, यहाँ फार्म पे भी होता, हर खेत पे होता, सब जगह मिला के 14 जगह अग्निहोत्र होते हैं। मैं खुद अपने घर पे करता हूं, जब समय मिलता तब कर लेता हूं। सूर्यास्त के टाइम पे नहीं कर पाता हूं। है हाँ, वो एक अलग है, वो अग्निहोत्र नहीं, वो मंगल हवन है ना। तो इस तरीके के छोटे छोटे से हवन पूजन बताइए हमारे गुरुजी ने हमको। वो हवन पूजन अपने को करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और अपने खेत की ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो फायदा किसको होएगा? अपने को होएगा। और साथ में खेत के साथ साथ क्या होता है, हमारे परिवार की भी ऊर्जा पॉजिटिव होती, क्योंकि जब उसके अंदर हम अग्नि के अंदर देसी गाय का घी और देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे के ऊपर आग जलाते हैं, और देसी गाय का घी और देसी अपना जो चावल है उसको मिला करके, इतने से चावल और इतना सा घी, 2 बूंद घी जब मिला करके जब हम अग्निहोत्र में हवन में डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा फैलती वायुमंडल के अंदर,
और जब वायुमंडल में ऊर्जा फैलती है तो सबसे पहले सांस कौन ले रहा होता वहां बैठ करके? हम और हमारा परिवार ही ले रहा होता। तो वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, और जब हमारे शरीर में जाती है तो हमको सद्बुद्धि आती है, साथ ही साथ हमारा सेहत बनती है। आज क्या हो रहा? आज ये हो रहा ना कि आए दिन जरा जरा सी बात के ऊपर तो चाकू घोंप दिए जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहते ना जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब हम अन्न कौन सा खा रहे हैं? यूरिया वाला, केमिकल वाला। तो वैसा ही हमारा मन हो गया। तो अगर सात्विक भोजन करेंगे तो हम सात्विक विचार आएंगे, है ना। पहले कितना घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। हाँ, लड़ाई मतलब कभी कभार कोई गांव में लड़ाई होती थी, और आजकल तो कभी कभार कोई दिन बचता जब गांव में लड़ाई नहीं होती। उल्टा हो चुका है, भाई भाई का दुश्मन बन गया। हमारे ही आसपास अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एक भाई ने एक दूसरे भाई का सिर फोड़ दिया और वो भाई ऊपर चले गया। तो क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमें उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी तामसिक प्रवृत्ति आती जा रही है, और ये तामसिक प्रवृत्ति हमारे बच्चों में भी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम वही तामसिक अनाज खिला रहे हैं, वही तामसिक सब्जियां खिला रहे हैं। तो इसको अगर सात्विक में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हमको अपने खेतों की ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और निश्चित मानना दोस्त, मैं पिछले 1-1.5 साल से गुरुजी के बताए अनुसार हवन कर रहा हूँ घर पे, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। मेरा घर तो यहाँ से कितना 100 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ 100 किलोमीटर दूर बैठ करके प्रार्थना करता हूँ और उसके असर यहाँ पे होते हैं। प्रार्थना में इतना ताकत होती है। कैसे ताकत होती है? अभी एक एग्जाम्पल से बताऊँ मैं आपको कि मैं अगर इंदौर में हूँ और आप मेरा नंबर डायल करोगे तो मेरे फ़ोन पे घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी? कैसे बज रही है? तरंग द्वारा। बिल्कुल सही, तरंग के द्वारा वो फोन की घंटी वहां बज रही। चाहे यहां से चाहे 15-20 हजार किलोमीटर होगा यूएस, है ना, ज़्यादा ही होगा बल्कि, है ना, 15-20 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति को भी हम यहाँ से नंबर डायल करेंगे तो खट से कुछ सेकंड में वहाँ फ़ोन लग जाएगा। कैसे हो रहा है? वो तरंगों के द्वारा हो रहा है। मतलब रॉकेट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से तरंगे चलती। तो ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं और वहाँ जो प्रार्थना करते हैं ना, उसका असर पूरा हमारे खेती पे भी आता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु बैठे हुए हैं, है ना, उन सारे सूक्ष्म जीवाणु सुनते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। आप उनके साथ बात तो करके देखो। तो जब हम अब खेत के अंदर हवन करते हैं और उनसे साथ पॉजिटिव बातें करते हैं तो सारी सूक्ष्म इकोलॉजी जो है हमारी पॉजिटिव होती चली जाती है, और उसकी वजह से फिर हमारी खेती के अंदर फायदे देखने को मिलते हैं। तो एक तो हमको हमारी ऊर्जा को पॉजिटिव करना है ना। फिर दूसरा, खेती के अंदर चाहिए अणु। अणु मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जैसे हाँ, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या है? ये सब अणु है। इनको क्या बोलता है हिंदी में? अणु बोलते हैं। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। अणु तत्व, है ना। तो 108 तत्व है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। कितने तत्व है टोटल? 108 तत्वों से मिलकर के हमारी प्रकृति बनी है, 108 तत्वों से मिलकर के हम बने। और 5 महाभूत है। 5 महाभूत कौन से हैं? जो भूमि, गगन और जो वायु और अग्नि और नीर जो है, ये 5 महाभूत है ना। पहले तो चलो एक बात बताओ मुझे, भगवान पे कितने लोग भरोसा करते हैं यहाँ पर? सभी लोग भरोसा करते हैं भगवान से। अच्छा, अब एक चीज बताओ, किस किस ने भगवान को देखा है? मैंने देखा भगवान को, और अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि आप सबने भी देखा है। भगवान को मतलब समझते हो क्या है? भगवान मतलब क्या है? भ ग वा आ और ना। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश, सॉरी अग्नि, और ना से नीर मतलब जल। आपने भूमि देखी है? हेलो, गगन देखा है? वायु देखी है? मतलब महसूस तो करिए, देखी भले से नहीं हो, है ना। अग्नि देखी है ना, और नीर देखा, पानी देखा है। इन सब का पहला अक्षर ले लो तो ये भगवान बन जाता है। यही भगवान है।
मतलब पंच महाभूतों से मिलकर के भगवान बने और हम सब ने भगवान देखे, उन्हीं भगवान से हम बने। इसीलिए तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि कण कण में मैं हूं, आप में भी मैं हूं, उनमें भी मैं हूं, सब में मैं हूं। भगवान ने बोला है गीता में। क्यों बोला है? क्योंकि इन पंच महाभूतों से ही तो हम सब बने हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इन पंच महाभूतों को ही मार रहे हैं, मतलब भगवान को ही जहर डाल के मार रहे हैं। हम जहर कहां पे डाल रहे हैं? भूमि में, खेत में डाल रहे हैं। तो ये क्या है? भगवान का पहला अक्षर ही बिगाड़ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हवा में भी जहर फैल रहा है, जो हम डाल रहे हैं उससे बदबू आती कि नहीं आती? तो हवा में भी फैल रहा है, फिर जमीन के थ्रू पानी में भी जा रहा है, आकाश में भी उड़ ही रहा है। तो हमने भगवान को तो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। तो एक तरफ हम भगवान को मार रहे हैं और शाम को जाके अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो जाने अनजाने में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हम इन भगवान को पूज लें तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मंदिर में क्या है? मंदिर में भी वही भगवान है। कंकर कंकर में शंकर, कहते हैं ना नर्मदा के हर कंकर में शंकर है। तो शिवलिंग क्या है? पत्थर ही तो है। और पत्थर कहां से निकला? भूमि में से। तो भगवान ही तो है वो भी। तो हमें मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम एक्चुअल भगवान को समझ जाएंगे। इसीलिए कृषि जो है, मैंने सबसे पहले बोला कि कृषि सबसे बड़ा धर्म है और हम बड़े भाग्यशाली है कि भगवान ने हमको कृषि कुल में पैदा किया। हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है मित्र। लेकिन जाने अनजाने में हम भगवान को मार रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम भगवान के साथ में इतना गलत कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पंच महाभूतों को की रक्षा करना चालू करना पड़ेगा। भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर। और आप एक बार करके तो देखो, इस रास्ते पे आकर के तो देखो। 100% में मत आना भाई, है मेरी बातों में आकर के। ऐसा नहीं कि कल ही जाके कि अब मेरी 10 एकड़ और 10 में यही करूंगा, है ना। आप 10 एकड़ में 10%, 20%, 25% पे ही आओ। 25% से ऊपर कोई रिस्क मत लेना। चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, चाहे गोविंद बाबू और किशोर बाबू कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, हमको 25% से ऊपर जाना ही नहीं। मैं तो बोलूँ 10-15% से शुरुआत करना। जब आपको 10-15% पे आप धीरे धीरे करके सीख जाओ तो बढ़ाते चले जाना, फिर हम 100% पे भी आएंगे, है ना। तो हमें इनको पहले ताकतवर बनाना पड़ेगा और इनको ताकतवर बनाने के लिए हमको अग्निहोत्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी हवन पूजन करना पड़ेगा। बुरी बात बता रहा हूं क्या? पूजा पाठ करना अच्छी बात है ना। हमको भी फायदा मिलेगा, हमारे परिवार को फायदा मिलेगा, हमारे खेत को भी फायदा मिलेगा। करके तो देखो। मुश्किल से 200-250 रुपए का वो पात्र वात्र आएगा, वो बता देंगे गोविंद और ये कहाँ से लेना के। ऑनलाइन आप ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन आ जाएगा आपके घर पे, है ना। और अपनी गौ माता के गोबर के कंडे बना लेना। कैसे बनाना ये बता देंगे, यहाँ पर रोज थिपते हैं कंडे, कभी भी आके देख जाना। वैसे कंडे बना लेना, उन कंडों को तोड़ करके कैसे उसको प्रज्वलित करना, कैसे जमाना और कितनी देर बाद उसमें कैसे आहुति डालना। जरा सा चावल लेना, इतना सा, इतने से चावल में हम गरीब हो जाएंगे क्या, है ना। 2 बूंद घी रोज डालना है, तो 2 बूंद घी में से गरीब हो जाएंगे क्या हम? लेकिन घी कौन सा होना चाहिए? खुद का, घर की गाय का, देसी गाय का। भैंस का भी नहीं लेना है, जर्सी गाय का भी नहीं लेना है, देसी गाय का। भले से अपने खाने के लिए मत बनाओ, लेकिन अग्निहोत्र के लिए बना लेना। और अगर आपके पास गाय नहीं हो तो इन लोगों से खरीद लेना। यहाँ देसी गाय बंधी हुई देख लीजिए आप, सारी गाय हमारी देसी है। और देसी गाय की एक ही पहचान है कि जिसकी खंदूल होती है, जो हम्प होता है ना, जिसकी खंदूल होती है वो देसी, और जिसकी खंदूल नहीं है वो विदेशी। तो हमको विदेशी गाय या भैंस का घी नहीं बनाना, ठीक है, देसी गाय का बनाना। और बस 2 बूंद घी लेना है और जरा से चावल लेना और अग्निहोत्र कर देना। कैसे करना वो ये सिखा देंगे, ठीक है। तो इससे हमारी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। अब रही बात अणु की, तो अणु क्या है? फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, बोरान, ये सब अणु है और ये हमारी जमीनों में भरपूर है। ये कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के खेत में भरपूर पड़े हुए हैं। ये जितना भी हम दे रहे हैं ना, डीएपी, यूएपी, ये सब देने की जरूरत थोड़ी है। क्या होता है, जो अणु होता है ना, जो खेत में अणु पड़ा हुआ है, जो आयरन खेत में पड़ा हुआ है, जो फास्फोरस खेत में पड़ा हुआ है, पौधा कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं खाता है। पता आपको? पौधा उसको डायरेक्ट जमीन में से नहीं लेता है। पौधे को देने वाला जो काम करता है ना, वो काम करता है जीवाणु। तीसरी चीज है जीवाणु। जीवाणु मतलब ये सूक्ष्म दुनिया का एक छोटा सा भाग होता है। ये जीवाणु हर अणु के लिए एक जीवाणु है। जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस को खाने के लिए फास्फोरस पीएसबी बैक्टीरिया बोलते हैं ना, आपने दुकानों पे पढ़ा होगा, पीएसबी बैक्टीरिया डालो, है ना।
या नाइट्रोजन बैक्टीरिया डालो या पोटास बैक्टीरिया डालो, ये सब KSB बैक्टीरिया और ये सब देते हैं दुकान वाले, है ना। वो रासायनिक तरीके से देते हैं, हम उसको जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से कैसे बनेंगे वो आपको सिखा देंगे। कुछ नहीं, हमारे यहाँ से फ्री में कल्चर ले जाना, फ्री में, कोई पैसे नहीं लेंगे, है ना। हमने ढेर बना रखा, हमारे काका ने 5000 लीटर बना रखा वहाँ पर, है ना। आप 1-1, 2-2 लीटर हमारे यहाँ से फ्री में ले जाओ और उसको कैसे अपने घर में जाकर के एक 200 लीटर के ड्रम में कैसे गुड़ डाल करके कैसे उसको 200 लीटर बनाना है, वो गोविंद बाबू और किशोर बाबू आप लोगों को समझा देंगे। केवल गुड़ का खर्चा आएगा आपको और थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर सकते हैं, है ना। तो घर जाकर के केवल इतना सा काम करना, वो जीवाणु फ्री में ले जाओ। हम लोगों ने जो खरीद करके, कल्चर खरीद करके और यहाँ डेवलप कर लिया, अब आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपका पैसा नहीं लगवा रहे हैं, आप फ्री में ले जाओ, लेकिन देंगे बस 1-1, 2-2 लीटर। आप सोचो कि पूरी खेत का ही हमको दे दो, हम नहीं बनाए साहब, तो वो नहीं होगा सारी, है ना। तो 1.5-2 महीने के अंदर बन जाता है। अभी समय है हमारी फसल बोने के लिए, है ना, उसके पहले हमारा लेकर जाओगे और बनाओगे तो बन जाएगा, है ना। तो निश्चित रूप से आप फ्री में लेके जाओ और बना लो अपने खेत में। सभी तरह के जीवाणु उसमें हैं, वो हमको VK सचान जी ने बताया। आप यूट्यूब पे देखना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, है ना, सभी लोग समझदार लोग हैं, तो यूट्यूब पे खोलना VK सचान जी, है ना, उनके वीडियोस दिख जाएंगे। वो 12-15 जंगलों से मिट्टी लेकर के आए, उनने मिट्टी से जीवाणु बनाया। हम भी मिट्टी लाए थे ना काका, हम भी अपने यहीं पुनासा वाले जंगल में से मिट्टी खोद करके लाए, क्योंकि जंगल की जो मिट्टी होती ना उसके अंदर सभी तरह के जीव होते हैं। हमने जीव मार दिए अपनी जमीनों के, लेकिन जंगल के जीव तो जीवित है ना। तो जंगल की मिट्टी को लाए, उनने जो तरीका बताया, 5 किलो मिट्टी ला करके और उसमें 30 किलो गुड़ डाला और उसको 2 महीने तक रोज हिलाया। अब हिलाने में भी हमने तो वहाँ पे कूलर की मोटर लगा दी कि काम आसान हो जाए। आप भी यही करना, रोज रोज कहाँ डंडे से हिलाओगे उसको, है ना। तो एक कूलर की जो 100-150 रुपये की मोटर आती है ना, वो मोटर लगा देना, 2 घंटे रोज उस मोटर को चला देना, बस इतना सा काम करना, ठीक है। वो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती चली जाएगी और सारे जीवाणु जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जंगल से वो 10-12 जंगलों से मिट्टी लेकर के आए और उससे उनने कल्चर बनाया और उनने भी हमको फ्री में दिया। जब मैं झांसी गया तो वहाँ से फिर उनसे फ्री में 2-5 लीटर 10 लीटर कुछ लेकर के आया था, है ना, ला करके और फिर मैंने यहाँ पर अपना बना लिया और उसमें से अब मैं आप सब लोगों को फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको केवल उसमें ले जा करके और अपना मल्टीप्लाई करना है और वो सारे जीवाणु अपने ड्रम के अंदर बन जाएंगे, 200 लीटर के ड्रम के अंदर, और उसमें से मात्र 20 लीटर निकाल करके 1 एकड़ जमीन के अंदर फैला देना। और कैसे फैलाना, कोई ड्रिप की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब बरसात हो ना, गीला हो खेत, तो मग्गे में भरना, बाल्टी में भरना और ऐसे ही जगह जगह मग्गे से छाट करके आ जाना, बस इतना सा काम करना है। ये सारे जीवाणु जो है ना हमारे खेत में चले जाएंगे और हमारे खेतों के अंदर अणु ढेर सारे पड़े हैं। अणु, ये जीवाणु क्या करता है, उन अणुओं को खाता है और खाने के बाद में ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। मतलब इसको जो बच्चे पैदा करना है वो बच्चे करता है और उसके बाद में ये मरता है। हर किसी का लाइफ साइकिल होता है, हमारा भी एक लाइफ साइकिल है, बैल का भी लाइफ साइकिल है, गाय का भी लाइफ साइकिल है, तो ऐसा जीवाणु का भी लाइफ साइकिल होता है। तो वो जब अपना धर्म पूरा करके और फिर जब मरता है तो उस मरे हुए जीवाणु को पौधा खाता है। मरे हुए जीवाणु को कौन खाता है, पौधा खाता है। तो जैसे फास्फोरस के जीवाणु ने फास्फोरस खाया और अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मरा। किसी की लाइफ साइकिल, कोई जीवाणु की 3 दिन की होती है, किसी की 15 दिन की होती है, किसी की महीने भर की होती है, ठीक है। वो उस पर हमको दिमाग ही नहीं लगाना, मैं तो आपको साइंस बता रहा हूं कि वो जीवाणु ने उस अणु को खाया और उसके बाद अपना लाइफ साइकिल पूरा करके वो मरा और उस मरे हुए जीवांश को पौधे ने खाया और फिर वो पौधा बढ़ा। अब हमारे खेतों में जीवाणु हमने खत्म कर दिए दवाई डाल डाल के, तो अब हमको क्या करना पड़ रहा है, वो फास्फोरस कहां से ला के देना पड़ रहा है, बाजार से ला के देना पड़ रहा है। बोरी में लाते हैं और खेत में डालते हैं। अगर हमने अपने घर की गृहिणी को मार गिराया, जो खाना पकाती है ना, उसको भगा दिया, तलाक दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, होटल से लाना पड़ेगा। तो वही तो हम कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने हमारे खेतों की जो गृहणियां हैं, जो जीवाणु हैं, जो वहाँ पर पकाने का काम कर रहे हैं, उनको तो हमने इंडोसल्फान और ये सब डाल डाल के मार दिया, ठीक है। फिर अब बाजार से ला करके डालना ही पड़ेगा पौधे को, नहीं डालेंगे तो पौधा बढ़ेगा कैसे। तो सिंपल सा काम करो ना दोस्त, केवल ये जीवाणु डाल दो। और जो डीएपी हमने डाला है ना खेतों के अंदर, जो डीएपी डाला उसमें से मुश्किल से 15-20% डीएपी हमारे पौधों ने लिया है, जो हम सालों से डाल रहे हैं। उसमें से पूरा डीएपी पौधे नहीं लेते हैं, 15-20% लेते हैं और बाकी का फिर वो फिक्स हो जाता है जमीन के अंदर। होता है ऐसा है,
वेस्टेज पड़ा रहता है, तो वो अणु भी पड़ा हुआ है वहां पर, लेकिन पौधा उसको लेने की स्थिति में नहीं है, वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जीवाणु क्या करता है, उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जब जीवाणु उसमें जाएगा खेत के अंदर, तो फिर जीवाणु उनको खाएगा और अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मरेगा, और उस मरे हुए जीवाणु को पौधा खाएगा। ये इतना सा साइंस है प्राकृतिक खेती का, और कोई साइंस है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा जीवाणु डालना अपने खेत के अंदर और वहां की ऊर्जा को पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर फसल पकेगी, फसल पकेगी, फिर हम उसको काटेंगे, फिर अनाज और फल तो लेके आ जाएंगे, और बाद में क्या करेंगे, आग लगा देंगे। मतलब वो देखो क्या होता है, जब कोई पौधा बढ़ा तो पौधे की जो बढ़वार स्टेज होती है ना, उसमें उसको सबसे ज़्यादा मेजर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगती है, और उनको कहा जाता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यही लगता है बढ़वार स्टेज में, जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान उसको एनपीके लगता है, तो एनपीके उसने जमीन में से लिया और वो बढ़ा। उसके बाद में जब उसमें फल आए, फूल आए, सॉरी पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, तो फूल फल की स्टेज पर उनको फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगने लगती है, मैग्नीशियम, बोरान और आयरन, सल्फर और इन सब चीज़ों की जरूरत लगने लगती है ना। हमने वो भी डाला, फिर पौधे ने वो भी लिया, ठीक है, और अपने फल फूल दिए। उन फल फूलों से क्या हुआ, छिलका भी बना और अनाज भी बना। भुट्टे में छिलका आता है कि नहीं आता, डुंडिया आता है कि नहीं आता है ना, और उसमें मक्का भी आती। तो हमने क्या करा, मक्का तो अपने घर पे ले गए, कितने लालची लोग हम, है ना, और बाकी में आग लगा दी। तो जो पौधे ने वो जमीन में से लिया, धरती माता में से लिया, उन सबको तो हमने जला दिया, और वो जल करके कार्बन बना और हवा में उड़ गया। जब हम आग लगाते तो क्या होता है, एक आंच निकलती है और एक धुआं निकलता है, और बाद में जरा सी राख बचती 2-3%। 100 किलो जलाओगे तो 2 किलो या 1 किलो राख बचेगी, इतना ही निकलता होगा, है ना। तो जरा सी राख बचती, और बाकी सब कहाँ गया, हवा में चले गया। तो जो अणु धरती माता में से उसने फसल ने लिए, वो अणु हमने जला करके राख कर दिए। तो धीरे धीरे करके वो अणु खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर मटके में पानी नहीं डालेंगे और केवल निकालेंगे तो एक दिन मटका खाली होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, उन फसलों के अवशेष को सहेज करके रखना है। सहेज करके रखना मतलब उनको इकट्ठा मेड़ पे कर लो भले ही से। अगर हमारे पास गाय माता नहीं है खिलाने के लिए तो उनको इकट्ठा कर लो, जैसे हो सके वैसे कर लो, ट्रैक्टर से हो सके ट्रैक्टर से कर लो, पर जलाओ मत, उनको सुरक्षित रख लो। और बाद में जब अगली फसल बोएं तो उनको बिछा दो खेत के अंदर। उन फसल अवशेषों को जब हम खेत के अंदर बिछा देते हैं उसको कहते हैं आच्छादन। क्या बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मल्चिंग। जो हम प्लास्टिक की मल्चिंग बिछाते हैं कि नहीं, यानी ऐसा हमको हमारे फसल के अवशेषों की मल्चिंग बिछा देना है। जब मल्चिंग बिछाते ना हम, तो उससे क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊं कि एक तो फसलों के अवशेष कहाँ आ गए, वापस से खेत में आ गए। लेबर लगेगी, शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ ना, अपने को मेहनत बहुत करना पड़ेगी, है ना। अगर लेबर नहीं मिल रही तो हम खुद करें, लेकिन प्रयास करना पड़ेंगे ये सब, ठीक है। जब हम उसकी मल्चिंग करेंगे ना तो उससे क्या होगा, एक छांव बनेगी, एक घर बनेगी छांव उससे, है ना। तो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु जो धूप में काम नहीं कर पा रहे हैं वो 24 घंटे फिर काम करना चालू करेंगे, क्योंकि वो छांव के अंदर उनको 24 घंटे काम करने का माहौल मिलेगा। भाई हम धूप में काम नहीं कर सकते लेकिन छांव में तो कर सकते हैं ना, ऐसा ही सूक्ष्म जीवाणु भी छांव में काम करेंगे। तो एक तो वो फायदा हो गया। फिर उसमें से रस्सा निकलेगा, जब पानी गिरेगा और वो जब सड़ेगा तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो वो ह्यूमस निकलेगा। जब वो ह्यूमस खेत में जाएगा तो उसकी सुगंध से केचुआ आएगा नीचे से। वो समाधि में बैठा हुआ है नीचे, केचुआ मरा नहीं है, वो ऊपर ऊपर के मर गए लेकिन नीचे के तो बैठे हुए समाधि लेके। जैसे ही आपके खेत में ह्यूमस बनेगा ना, अब ऑटोमेटिक केचुआ आएगा। पिछले साल किशोर करा था अपन ने कपास के अंदर, खड़े हो जाओ, ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हमने कपास की कुछ लाइनों के अंदर खरपतवार बिछा दी, जहां खरपतवार नहीं बिछाई थी कोल पे चलाए थे। कपास ही करा था ना अपन ने, क्या करा था, है ना, कपास में करा था। तो जहां कोल पे चलाए तो वहां केचुए थे क्या, और जहां हमने खरपतवार बिछाई थी वहां थे कि नहीं, ढेर सारे केचुए आ गए। तो जो फ्री का मजदूर है वो हमारे लिए, केचुआ क्या काम करता है पता है आपको, मट्टी खाता है, गोबर नहीं खाता। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 2009 में जब ऑर्गेनिक खेती आई तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फेटिडा करके केचुए को लाया गया जो गोबर खाता है।
आइसिनिया फेटिडा गोबर खाता है ना, गोबर के अंदर उसको डाला जाता है, फिर वो गोबर को खा करके डिकम्पोज करता है। वो एक्चुअली केचुआ है ही नहीं, वो केचुए जैसा दिखने वाला प्राणी है। जैसा जर्सी गाय गाय नहीं है, गाय जैसे दिखने वाली प्राणी है ना, ऐसा आइसिनिया फेटिडा केचुआ है ही नहीं। केचुआ है हमारा देसी वाला केचुआ, जो मिट्टी खाता है, गोबर नहीं खाता है। वो ह्यूमस की खुशबू से नीचे से आएगा और मिट्टी खाएगा, और मिट्टी खाते 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 ऊपर आता है, एक छेद करते आता है, ठीक है, और ऊपर आकर के फिर वहां पर बिट करता है, मतलब हगार करता है, पोटी करता है, मतलब वो पोषक तत्वों को अपनी आंतों के अंदर जमा करके लाता है और ऊपर फसलों के पास आकर के छोड़ता है, और फिर से मिट्टी खाते खाते नीचे जाता है, फिर से मिट्टी खाते खाते ऊपर आता है, और फिर से पोषक तत्व लाता है और ऊपर आकर के छोड़ता है। ये जो अणु है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये केचुआ फ्री में नीचे से लेकर के आएगा, और कभी भी वो एक जो छेद में से आया ना, अगली बार उस छेद से नहीं आएगा, वो नया छेद बनाएगा, और नया ही छेद बनाएगा नीचे से आते वक्त भी। तो क्या होगा, वो हमारे 5-5, 10-10 फीट नीचे तक की, जहां पे मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, जहां चट्टान आ गई वहां तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां मिट्टी की मात्रा ज्यादा है वहां पे वो नीचे तक जाएगा, गहराई तक, और वहां तक छेद करके आएगा। तो जितने ज्यादा वो छेद जमीन के अंदर करेगा, उतनी गहराई तक हमारी जमीन पोरस होती चली जाएगी, उसके अंदर हवा जाना चालू हो जाएगी, और जब बरसात का पानी गिरेगा तो उन छेदों के माध्यम से वो जमीन में पानी उतर जाएगा। पहले ये था कि 5 फीट गड्ढा खोदते थे, कुआं खोदते थे, 10 फीट कुआं खोदते थे, और पानी ढेर निकलता था उसके अंदर, होता था ये। आज 400-400, 500-500 फीट का बोरिंग भी कर रहे हैं तो पानी नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर से पानी जा ही नहीं रहा। हमने ट्रैक्टर चला करके, हमने रासायनिक प्रैक्टिस कर करके, हमने मतलब सभी किसानों ने, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने ये प्रैक्टिस कर करके जमीन को पूरी तरह से कॉम्पैक्ट कर दिया। अब ऊपर का पानी नीचे जा ही नहीं रहा। जब नीचे नहीं जा रहा तो वाटर लेवल बढ़ेगा कहाँ से? हम केवल दोहन कर रहे हैं, हम लोग तो फिर भी कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सरकार की दया से नहर है या भगवान की कृपा से नहर है, तो हम लोग फिर भी दोहन कम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मालवा में आके देखो, हरदा साइड जाके देखो, धार साइड जाके देखो, पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो, 500-500 फीट से 600-600 फीट, 700-700 फीट से लोग पानी खींच करके ऊपर ला रहे हैं, है ना। लेकिन किसी के भी खेत में से पानी जमीन में नहीं जा रहा है क्या? पहले हम देखते थे काका, आप लोगों के समय पे जब बरसात चालू होती थी तो गंज दिन तक बारिश होती थी, उसका बाद जाके नाड़ापुर आता था, होता था ऐसा। क्यों? क्योंकि पहले का पानी कहां जाता था? जमीन के अंदर जाता था, जमीन के अंदर जाता था। जब धरती माता का पेट भर जाता था उसके बाद वो बहकर के नदी नालों में जाता था। और आज क्या होता है? पहला पानी गिरा कि नदी नालों में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बह करके और नदी नालों में चले गया, जमीन माता के पेट में गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे तो एक कॉम्पैक्ट लेयर है। हमने ऊपर की 1-1.5 फीट की भले से लेयर को तोड़ दिया हो, लेकिन नीचे की लेयर तो जो है कॉम्पैक्ट है, पूरी कठोर हो चुकी है। ये लो, अग्निहोत्र का समय हो गया। एक आदमी कर लो भाई तैयारी, और कर दो। ये ऑटोमेटिक मोबाइल अलार्म बोल देगा जब आप कंडे लगा दो, और फिर जैसे वो अग्निहोत्र का समय होगा तो फिर से घंटी बजेगी, और उस टाइम पर मंत्र भी मोबाइल पढ़ देगा। धीरे धीरे आप खुद भी सीख जाओगे। 2 मंत्र बोलना है और 2 आहुति देना है, और अग्निहोत्र हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे केचुए की। तो इस तरीके से जब वो ह्यूमस जाएगा तो उसकी खुशबू से केचुआ आएगा, और वो हमारे लिए फ्री में 24 घंटे काम करेगा, अगर हमने उसको घर बना करके दे दिया। तो जो खरपतवार हम बिछाएंगे उससे उसका आच्छादन होगा और उसका घर बनेगा। यही प्राकृतिक खेती है, और कुछ भी खेती नहीं है। और देखना, इसके बाद में फिर ऐसे शुरुआत होगी कि आपका जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की जो बोली जाती है ना, वो होना चालू होगी। अब ऐसा करने से क्या होगा? शुरुआत में मेहनत लगेगी दोस्त, है ना। जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है वो मत करना, मैं साफ बोल रहा हूं, है ना। मैं आपके खेत में आके मेहनत नहीं करने वाला हूं, या ये गोविंद भाई आपके खेत में मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत आपको ही करना पड़ेगी। ये आपको केवल साथ दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, सिखा देंगे कि कैसे करना है। जो जो साधन हमारे पास में अवेलेबल है वो आपको मदद कर देंगे, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, काम करने के लिए तैयार हो जाओ। शुरुआत में थोड़े से शुरुआत करो, धीरे धीरे उसको बढ़ा लो, है ना। और फिर जहर मुक्त उगाना सीख लो, और सबसे पहले खुद खाओ। अभी हम भी जहर वाला ही खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं जहर वाला? वही साग सब्जी खा रहे हैं जो हम उगा रहे हैं, वही अनाज दालें खा रहे हैं जो हम उगा रहे हैं। तो लोगों को भी वही खिला रहे हैं और हम भी वही खा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने परिवार को खिलाना चालू करो जहर मुक्त, और फिर जब ज्यादा हो जाए तो फिर AKP की मैडम यहां पर बैठी हुई है ना, इनको दे देना, और ये आपसे बाजार के भाव से ऊपर भाव में खरीदेंगी। ये हमारा दावा है।
जो भी आपका बाजार में भाव बिक रहा है ना, उससे ऊपर भाव में ये आपका अनाज, आपकी दालें, आपकी सब्जियां, आपके फल सब खरीदने के लिए बैठी हुई हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन उगाना पड़ेगी प्राकृतिक तरीके से, आपकी रासायनिक चीजें हम नहीं खरीदेंगे, है ना। और खरीदेंगे भी वही जो एक इंसान खाता है। अब आप कपास लेके आ जाओगे तो मैं खरीद के क्या करूंगा कि लो साहब आपने बोलियो तो है ना। लेकिन अगर कपास भी आप नॉन बीटी कपास बोओगे तो उसको ऊंचे भाव पे खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं, बैठे ना। हम उनको, उनसे अगर आपके पास नंबर नहीं होगा तो हम उनसे आपका संपर्क करा देंगे, है ना। वो आपके घर आकर के लेकर के जाएंगे। 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये कुछ ऊपर बोनस देंगे आपको। जो बाजार में भाव चल रहा है उससे 700-800 रुपये, 1000 रुपये ऊपर देके वो खरीद लेंगे। तो एक तो आपकी पैदावार बढ़ेगी, एक आपकी जमीन सुधरेगी, एक आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, ठीक है, और एक आपकी कमाई बढ़ जाएगी। क्योंकि पैदावार बढ़ी, लागत घटी। अभी क्या हो रहा है, लागत बढ़ रही, पैदावार घट रही, है ना। और भाव भी नहीं मिल रहा था। हम मंडी में जाते तो हमारी इज्जत को ऐसा उछाला जाता है, कुछ करने के भी नहीं। अब ले गए टमाटर गोविंद बाबू वहां गाड़ी भर के, अब उसने बोला 2 रुपये में बिकेंगे, हो माई बाप बेच दो 2 रुपया तो आएगा नहीं देंगे तो क्या होगा, फेंकना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी मजबूरी बन गई है, बन गई कि नहीं बन गई। और वो 2 रुपये वाला माल बाजार में जाके 25 रुपये में बिक रहा है। तो सब कमा रहे, केवल किसान नहीं कमा रहा। इस वजह से किसान क्या हो रहा, वो गर्त में जाते जा रहा। क्यों? क्योंकि लागत तो बढ़ती जा रही, बाजार आधारित खेती कर रहे हैं तो बाजार पूरा कमा रहा है और केवल किसान डाउन जा रहा है। और आज भी किसानों को कई लोग ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, सबके नाम से आज भी केवल किसानों से कमाने के लिए बैठे हुए हैं सब, कि साहब वो खाद मत खरीदो रासायनिक, अभी हमारा जैविक खाद खरीद लो। हो रहा है ऐसा? हेलो, हो रहा? भले से जाने अनजाने में हो रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा हो तो वो भी सही कर रहा बेचारा, है ना, वो गलत नहीं कर रहा। कम से कम रासायनिक से हमको बाहर तो निकाल रहा, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो चीज हमारे घर में बन सकती है, हमारे जरा से प्रयासों से बन सकती है ना, वो हम अपने घरों में बनाए ना। अरे जो गाय माता के अंदर तो कितने, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सारे 33 करोड़ देवता सबको बताया गया गाय माता में। लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना कि हम में से कितने लोग हैं जो गायों की एक्चुअल सेवा कर रहे हैं। अरे जहां दूध देना बंद करती है कि हम उस गाय को छोड़ देते हैं उसके हाल पे, पता नहीं कहां जा रही, कौन बांध रहा, कौन काटने में बेच रहा, क्या कर रहा। बेल आया तो बेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रैक्टर से सब काम कर रहे हैं, तो बेल को बेच दिया किसी को, नारियल उनको। अब वो नारियल कटा कि किसी किसान ने खरीदा, हमको नहीं पता उसका। तो क्या ये एक्चुअल में सेवा हो रही? 10% बची होगी ना। और हम देखो, हम गाय पाल रहे हैं। अरे गाय आशीर्वाद देगी, कम से कम उनकी सेवा होगी। तो एक एक गाय कम से कम अपने घरों में रख लो, उनका गोबर इकट्ठा करना चालू कर दो, उनका गोमूत्र इकट्ठा करना चालू कर दो। उनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, पता है आपको, हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आप जो टंकियाँ देख रहे हो, उनके अंदर गोबर से, गोमूत्र से, ये पेड़ों की पत्तियों से, जो नीम की पत्ती है, आंकड़े की पत्ती है, धतूरे की पत्ती है, तो इन सब चीज़ों से दवाइयाँ बनती है, इन सब चीज़ों से खाद बनता है। कैसे बनता है वो सब ये आपको गोविंद और किशोर सिखा देंगे। वो मैं 1 घंटे 2 घंटे में नहीं बता सकता, है ना। आप रोज आना, रोज इनकी जान खाना, रोज सिखाएंगे आप लोगों को, है ना। और फ्री आप चार्ज सेवा करेंगे। इनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिदायत है कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना मेरे किसान भाई से। जो हम सेवा कर सकते हैं फ्री में करेंगे। अब ये मत बोल देना कि साहब लाख रुपया दे दो फ्री में करना, ब्याज बिना ब्याज का दे दो हम सेवा करने के लिए बैठे हैं पैसे देने के लिए नहीं बैठे तो हम किसी भूखे को रोटी देना नहीं चाहते दोस्त, हम भूखे को रोटी कमाना कैसे ये सिखाना चाहते हैं, ताकि वो जीवन भर कमाए और जीवन भर खाए और गर्व से सिर ऊंचा करके खाए, क्योंकि मांगने वाले का सर ऐसा रहेगा, है ना मैं भिखारी नहीं बोल रहा हूं किसी को भी हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमको कमाते सीखना है, हमको स्वावलंबी बनना है ना। और देखना अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे ना, तो अभी हमारे क्या यहाँ 4-5 गांव के लोगों को हमने बुलाया,
ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बुलाया हमने दूर दूर से कि यार हम उतने लोगों को अपनी सर्विस नहीं दे सकते, उनकी मदद करने नहीं जा सकते। आज ये 4-5 गांव मतलब मुश्किल से 2-4 किलोमीटर के दायरे में आ गए, तो 2-4 किलोमीटर तक हमारे गोविंद बाबू, हमारे किशोर बाबू अपनी मोटरसाइकिल ले जा करके और आप लोगों की मदद करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ये इनकी खेती कैसे करेंगे? तो हमको पहले हमारी यहाँ पर सेना बनाना है। जैसे ये आज साल भर के अंदर एक्सपर्ट हो गए ना, ऐसे ये सब लोग अगर अगले 1 साल में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को भी फिर किसानों की जाकर के और मदद करना है, उनको सिखाना कि कैसे करना है। हमको अपने इस एरिया को हिंदुस्तान के अंदर नक्शे के अंदर दिखाना है कि पुनासा करके कोई तहसील है जहां पर हर गांव का किसान जो है वो प्राकृतिक खेती करता है और हर गांव का किसान स्वावलंबी बन चुका है। ये हम सबको मिलकर के करना है। मुझे पता है सब लोग नहीं करेंगे, मुझे अच्छे से पता है। मुझे चाहिए केवल इनमें से मात्र 5%, 10% लोग। अगर यहाँ पर 50-60 लोग, 70 लोग बैठे हुए ना, तो मुझे ज़्यादा लोग चाहिए ही नहीं। 5-10 लोग भी अगर शुरुआत करेंगे ना, उन 5-10 लोगों को देख करके अगले साल, 2 सालों में, 3 सालों में आप सबको मजबूरी से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है जो कि हमारे शहर के लोगों को वापस गांव में बुला सकता है। यह अगले 5 साल के अंदर दावा करता हूं कि ये काका का जो बेटा है ना, जो मंदसौर में काम कर रहा, ये काका खुद बोलेंगे कि बेटा आजा, अब अपनी जमीन जो है सोना उगल रही है, यहां आकर के प्रयास कर। क्यों? क्योंकि जब इनको 10 एकड़ के अंदर 50 लाख और 60 लाख और 40 लाख कमाने का मौका मिलेगा ना, तब जाकर के ये क्यों अपने बच्चे से 50,000 की नौकरी करवाएंगे? करवाओगे काका क्या, अगर इतना पैसा मिलने लग जाए तो? अरे सही बात है, 10 एकड़ से 15 लाख भी आने लग जाए तो क्यों करेगा बच्चा? अरे इनको थोड़ी मजा आ रहा है, इनके बच्चे को थोड़ी मजा आ रहा है इतनी तकलीफें झेल करके वहां पर रहने में। आज अगर वो 50,000 कमा भी रहा ना दोस्त, तो 25-30 हजार का तो उसका बेचारे का वहां का खर्चा है। वो 10-20 हजार भले से रुपए बचते होंगे और वो जो काका को भेज पाता होगा मुश्किल से, तो वो भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। तो हमें सारी मजबूरियां भगाना है। जब तक हम किसानों का पैसा उठ करके बाजार में जाता रहेगा, तब तक हम गरीब होते चले जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि बाजार का पैसा निकाल करके गांव में लाना पड़ेगा। कैसे आएगा बाजार का पैसा निकल करके गांव में? पहले होता था ये, है ना, हम अनाज उगाते थे, बाजार का व्यक्ति हमसे अनाज खरीदता था और हमको पैसा देता था। लेकिन आज क्या हो रहा, हम जो पैसा लाते हैं, जैसे मान लो आपने गेहूं पैदा करे, 20 कुंटल गेहूं पैदा करे, मान लो अच्छी खूब मेहनत करके 20 कुंटल गेहूं पैदा कर लिए। 20 कुंटल गेहूं कितना रुपया का होएगा? 25 दूना 50,000 रुपये का। 50,000 में से 5-10 हजार खाद वाला के दिया आया, 5-10 हजार दवाई वाला के दिया आया, 2-5 हजार ट्रैक्टर वाला के चली गया डीजल पे। घर का ट्रैक्टर है तो डीजल में चले गए, है ना। 2-5 हजार मजदूर को चले गए। आखिरी में बचा क्या? जो घर खाने के लिए रखते हैं। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? बाजार के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सारा पैसा तो बाजार में जा रहा है। अब बाजार का पैसा कैसे आएगा? अगर आप प्राकृतिक खेती करोगे, बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है, बीज भी नहीं खरीदना है। ये देखो, ये टंगा हुआ, ये उसी अरहर का बीज है जो हम आमीन भाई के यहाँ से लाए थे। हमने कुछ पौधे चुन करके, अच्छे पौधे चुने, उनका अच्छा फल निकाला और इन गागर उनके अंदर बांध करके रख दिया। वो इसलिए कि वो सुरक्षित रहे, कोई फोड़े नहीं उनको। मटकी है वो, मट्टी की, गोबर से लिपी हुई है वो। जैसे रखता था काका पहला, है ना, अच्छा पौधा रखता था अपन ने, उसमें से बीज निकाल लेता था। हाँ, कपास को बीज भी रखे, यही बीज उगेगा और यही बीज देखना चमत्कार करेगा। हमको क्यों बाजार से बीज खरीदना है? आज बाजार वाला ने कहीं करी मालूम है? उपजाऊ बीज ले जाओ, उपजाऊ बीज ले जाओ, उन्नत बीज ले जाओ कर करके हमारे बीज होन की दुकान भी बना ली। आज हम बीज भी खरीद रहे हैं बाजार से। तो पूरी तरह से तो डिपेंडेंसी हमारी बाजार पे चली गई। तो समृद्धता आएगी कहां से? हमें बीज बाजार से नहीं खरीदना, हमें खाद बाजार से नहीं खरीदना, हमको दवाई बाजार से नहीं खरीदना, खुद की पत्तियों से बनाएंगे ना। यहाँ भगवान ने हमको नीम भर भर के दिया, आंकड़ा धतूरा भर भर के दिया, सबके खेत में लगा हुआ है। वो कटासला है ना, कटासला भी सबका खेत ना, वो भी औषधि है, वो भी दवाई है। तो ऐसी सब पत्तियां भगवान ने खूब दी हमको भर भर के। उन पत्तियों से हमको दवाई बनाना है, गाय के गोबर और गोमूत्र से खाद बनाना है। ठीक है, तो खाद हमारे घर का हो गया, दवाई हमारे घर की हो गई, बीज हमारे घर का हो गया। केवल ट्रैक्टर का डीजल हमको बाजार से लाना पड़ेगा और थोड़े समय बाद तो हमको ट्रैक्टर भी नहीं यूज़ करना। अभी हम कुछ खेत बना रहे मॉडल के लिए जिसमें ट्रैक्टर नॉट अलाउड कर देंगे।
जैसे हमारे नींबू वाले खेत में, क्यों काका कर दिया नहीं, अब हम नींबू वाले खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, जीवन भर नहीं चलाएंगे। ऐसे हम मॉडल बनाने जा रहे हैं कि जहां जीरो टिलिंग मेथड पे काम करेंगे। जीरो टिलिंग मतलब कोई जुताई नहीं करना, देखना वो होगा तो ना हमको नहीं चलाना पड़ेगा, हल भी बताएंगे ना आपको। अगर आप खरपतवार कर देते हैं ना, खरपतवार का आच्छादन कर देते हैं तो आपकी फसल अवशेषों का आच्छादन कर देते हैं तो खरपतवार उगती ही नहीं, खरपतवार उगेगी नहीं तो हमको कोल पे चलाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। और जमीन हार्ड नहीं करी है तो उसको नरम करने के लिए हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बेलों से कभी कभार हमको कोई चीरा लगाना पड़ेगा तो बेलों से चीरा लगा देंगे, क्योंकि बोते वक्त तो चीरा लगाना पड़ेगा बीज को गहराई से डालने के लिए। या तो हमको ऐसे वो प्लांटर लाना पड़ेंगे कि जो बीज को नीचे डाल दे थोड़ी सी गहराई में, या फिर बेलों से चीरा लगा देंगे। और यही पहले किया जाता था, बेल से चीरा लगा करके उसमें अनाज डाल दिया जाता था, बीज डाल दिया जाता था और खेती हो जाती थी। तो ऐसे बहुत सारी मेथड है, हमने वो सारी मेथड में काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करा है, अभी और सीखते जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम एक्सपर्ट हो गए, है ना, लेकिन काफ़ी कुछ सीख लिया, अपन लोग मिलकर के और सीखेंगे। आप लोगों को भी कुछ नई पद्धतियाँ दिखे तो अपन उन सबको, उन पद्धतियों को भी और विचार करेंगे और उनके ऊपर भी काम करेंगे, उनके ऊपर भी शोध करेंगे और ऐसा करके हम इसमें खेती में समृद्धता लाएंगे। तो तैयार हैं? हेलो, गर्दन नहीं जबान, सब लोग तैयार हैं? अभी एक बात बताऊं, और अभी इतने जितने लोग बैठे ना, इनमें से जाएंगे अपने घर पे बोलेंगे आज बड़े उत्साह में कि अब तो हम भी करके देखेंगे। पड़ोसी से बोलेंगे देखना आप बिना खाद की खेती करके देखेंगे। पड़ोसी बोलेगा बढ़िया वो फलाना चंजी ने करियो तो है ना, ज्यादा मत उछल, उनने करियो तो आइया रोड पे भी तू भी ऐसा रोड पे आएगा भी। सर तो इंदौर से आया है और उनका कन तो गंज का पैसा है भी बर्बाद कर ही सके, अपने नहीं करना है तो अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि क्या हुआ कि दो दोस्तों ने पढ़ लिख करके, या दो भाइयों ने पढ़ लिख करके और डिसाइड करा कि अब हम कुछ अच्छा करते हैं, काम करते हैं। तो बोले क्या काम करते हैं? तो बोले एक काम करते हैं, कुछ व्यापार सोचते हैं, क्यों ऐसा व्यापार करें जिससे हम पैसा कमा सकें। ठीक है, तो दोनों ने काफ़ी गहन चिंतन करा, विचार करा। तो बोले यार अपन एक काम करते हैं, एक एक भैंस लाते हैं, वो भैंस को पालेंगे, वो दूध देगी, फिर बछड़ा देगी, फिर 2 भैंस हो जाएगी, फिर उनकी भी पालेंगे, वो 2 दूध देगी, फिर वो भी बछड़ा देंगे तो 4 हो जाएंगी। और ऐसे करके अपनी भैंसों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना, दूध भी बेचेंगे और भैंसों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे अपन एक बड़ी डेयरी खोल लेंगे और बड़े आदमी बन जाएंगे। तो अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? अच्छा विचार है ना। दोनों गए अपने अपने घर पे, अपनी अपनी धर्मपत्नी से बताया कि अब देखना हम बड़े बनेंगे, है ना, ऐसा ऐसा करेंगे, भैंस पालेंगे और ये करेंगे और ऐसे हम बड़े आदमी बन जाएंगे। बीवी ने बोला, एक ने बोला बोले बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना, कल ही अपन भैंस लेके आते हैं, ये लो मेरी चूड़ी, भैंस ले आना, है ना। दूसरी बीवी ने बोला, ओए कबूतर चूड़ी बेच के भैंस तो ले आएगा, उनका कभी भैंस मर गई तो बन गई डेयरी तो उसने बोला हाँ यार बात सही है ना। तो वो तो नहीं लाया और वो भाई अपना एक चूड़ी बेच करके और भैंस लेने चले गया और बाजार चले गया, किसी दूसरे शहर में चले गया और वहाँ भैंस पालना चालू करी और उसने अपने प्लान के अनुसार भैंसें बढ़ाना चालू कर दी, डेयरी बना ली अच्छी और अच्छा बड़ा आदमी बन करके और गांव आया वापस से अपनी कार से। तो देखा कि यार वो दोस्त जो है वो कहाँ रहता है, तो उससे मिलने गया। तो वो दोस्त बोले यार तूने क्या करा, ऐसा कोई डाका वाका डाला क्या, कार वार कहाँ से आ गई भाई, पूरे टिप टाप कहाँ से आ गया। तो टिप टाप कहाँ से हो गया, तो बोले अपन ने सोचा था कि व्यापार करेंगे, भैंस लाएंगे, तो तूने नहीं खरीदी क्या। बोले नहीं यार मेरी बीवी ने तो बोला था कि भैंस मर गई तो तो मैंने नहीं खरीदी। तो बोले मैंने तो वही भैंस खरीदी बेबी की चूड़ी बेच करके और आज मैं अच्छी डेयरी चला रहा हूँ और अच्छा बड़ा व्यापार कर लिया, है ना। और बीवी को एक चूड़ी बेची थी तो 4 चूड़ी बनवा दी, वो भी खुश मैं भी खुश। तो जैसे उस दोस्त की बीवी ने बोला था ना, मतलब अपने घर वाले ही अब सबसे पहले हमको मना करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम घर पे जाएंगे ना तो पिताजी बोलेगा हो नाना बठी जा, आसो हमने नरो कर लियो है ना। या पिताजी बोलेंगे तो बेटा बोलेंगे बाबूजी रहने दो, अब बुढ़ापा में मत परेशान हो तो ऐसी समस्याएं आएगी, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, जो व्यक्ति अपने परिवार को निकालने का प्रण ले लेता है, जो व्यक्ति अपने समाज को
तारने का प्रण ले लेता है, जो व्यक्ति अपने देश को तारने का प्रण ले लेता है, वो व्यक्ति ही इतिहास रचता है दोस्तों। और आप में से कई सारे लोग हैं जो कि इतिहास रचने वाले भविष्य के अंदर, है ना, और आपके साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। तो यही छोटा सा अभी अपना आज का सेशन अपन ख़त्म करते हैं। काफ़ी देर भी हो गई, सब काकीओन भी इंतज़ार कर रही होगी, है ना, कि अभी तक आया ही नहीं, कहीं सही में तो भैंस लड़ने नहीं चल गया। मशीन। तो ये अपना प्लान है दोस्तों, है ना। जो लोग आगे आना चाहें सबका स्वागत है, जो नहीं आना चाहे उनका भी स्वागत है ना। हम अगले साल जुड़ेंगे साथ में, उसके अगले साल जुड़ेंगे, लेकिन कभी ना कभी जुड़ेंगे जरूर, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन साधनों की कमी की वजह से ना कर पाए, या पैसे की कमी की वजह से ना कर पाए, या मजदूर या काम करने वाले लोगों की कमी की वजह से ना कर पाए, कुछ भी कारण हो सकते हैं, है ना। तो मैं उन कारणों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, है ना, हमारा गांव सुधरे, हमारी तहसील सुधरे, हमारा जिला सुधरे, हमारा देश सुधरे, है ना, और हम जरूर आगे बढ़ें। बस, नमस्कार, धन्यवाद।